हेलो विद्यार्थियों। एनटीपीसी में आने वाले क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं जिसे आप लोगों ने करके देखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं उसके पैटर्न को चेंज किया जा रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आए हैं रेलवे में, इन्हीं क्वेश्चनों को हम करके देखते हैं कि आखिर इन क्वेश्चनों को किस तरीके से वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इसके साथ हम लोग चालू करते हैं। अगर देखा जाए तो इस समय एक क्वेश्चन पूछा गया है 23/6/2025 को। इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये कि 1610 में डचों ने किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया। यानी कि ये बात कर रहा है कि डचों ने भारत में कहां पर अपनी जो है एक कारखाना स्थापित किया था और बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निर्देशालय का जो मुख्यालय बन गया। देखो, डच भारत में आने में अगर देखा जाए तो डच लोग पहले जो मुख्य रूप से आए थे वो अंग्रेजों के पहले आए, लेकिन कंपनी स्थापित करने में ये अंग्रेजों के बाद रहे। यानी कि 1605 में इन्होंने एक फैक्ट्री खोली थी जो कि मछलीपट्टनम में खोली गई थी और मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर ली। और इसके बाद इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए 1610 में पुलिकट में एक और फैक्ट्री खोली और पुलिकट को ही उन्होंने अपना जो है वो हेडक्वार्टर बनाया। और इस तरह से पुलिकट को हेडक्वार्टर बनाने के लिए डचों ने इस एरिया को जो वो कहा करते थे, यानी कि जो एरिया होता था उसको वो क्या कहा करते थे, और इस समय जो उन्होंने बनाई थी इसको गैल्डिया के नाम से वो जाना करते थे। यानी कि डचों ने जो अपनी फैक्ट्री खोली थी उसको गैल्डिया कहा करता था। क्या कहा जाता था? गेल्डिया। और इस तरीके से उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की? पुलिकट में की। तो ये इसका आंसर होगा, इसको याद रखना। पुलिकट में इसको स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस घटना ने ब्रिटिश नीति के अंतिम पतन को चिन्हित कर दिया? देखो, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम चरण को क्या कर दिया है? ब्रिटिश विदेशी राज्यों को और देसी राज्यों को समाप्त कर रहे हैं और इसी क्रम में देसी राज्यों को समाप्त करने के लिए विलय की नीति अपनाई गई, जिसके तहत डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया और बहुत सारी नीतियों के तहत भारतीयों का विलय किया गया। लेकिन भारतीयों की एक प्रतिक्रिया हुई जो हमें 1857 की क्रांति के रूप में दिखाई दी। और इस तरह 1857 की क्रांति हुई और क्रांति में ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया कि देसी राज्यों को मिलाने की नीति अब त्याग देनी चाहिए। और इस तरीके से विदेशों को या इंग्लैंड के द्वारा जो अंतिम रूप से पतन करने की नीति है वो 1857 के विद्रोह के बाद अब ये तय कर दिया कि सरकार अब किसी भी भारतीय राज्य को मिलाएगी नहीं। और इस तरह भारतीय राज्यों को मिलाने की नीति को त्याग दिया। किससे? ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस नीति को त्याग दिया गया। अब अगली हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मास्की में अशोक के शिलालेख भारत के किस राज्य में मिले हैं? 11/6/2025 की शिफ्ट में ये पूछे गए थे। मास्की अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो मास्की अभिलेख क्या है? पहली बात, मास्की अभिलेख अशोक के द्वारा लिखा गया है और भारत में मास्की अभिलेख जो है जिसमें हमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक का व्यक्तिगत नाम हमें मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम, इन 4 अभिलेखों में मिलता है। और इसकी खोज जो है वो बी डॉन ने करी थी। और इस तरीके से मास्की अभिलेख जो है वो खोजा गया और इसे खोजा गया है कर्नाटका में। और इस तरह मास्की अभिलेख कहां पर है? कर्नाटका में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। इसके बाद देखते हैं अदर एग्जामों में भी इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी हमें ध्यान में लेके चलना है। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई? देखो, अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना करना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था, क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि इंग्लैंड से कितने अंग्रेजों को बुलाएंगे, गोरे लोगों को बुलाएंगे, और भारत में आगे कितने लोग भारत का शासन संभालेंगे। इसलिए अंग्रेजों को यह आवश्यक था कि भारतीयों को ही अगर अंग्रेजी शिक्षा दे दी जाए तो भारतीय ही उनका वो काम कर देंगे। इसके लिए इंग्लैंड से लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस तरह जरूरी है कि उन्हें अंग्रेजी शिक्षा दे दी जाए और अंग्रेजी शिक्षा देने की वजह से ये खुद के क्या बन जाएंगे? अंग्रेज बन जाएंगे। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा जो है वो मुख्य रूप से उच्च स्तर पर दी जाएगी। यानी जिस व्यक्ति को भी उच्च स्तर पर प्राप्त करना है शिक्षा वो अंग्रेजी में करेगा।
और इसके लिए 1835 में एक एजुकेशन पॉलिसी लाई गई जिसको हम मेकाले एजुकेशन व्यवस्था कहते हैं। और मेकाले शिक्षा पद्धति के तहत ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया है? देखो क्वेश्चन पूछ रहा है मैत्रक वंश का, अब इससे अनुमान लगाना पड़ेगा हमें। कौन है? चीनी यात्री। शिलादित्य नामक एक शासक के बारे में बात कर रहा है वो, और ये मैत्रक के शासक का उल्लेख बता रहा है। मैत्रक वंश कहां पर है? तो मैत्रक वंश है गुजरात में। और जब मैत्रक वंश का शासन गुजरात में था तब भारत में वर्धन वंश का एम्पायर था। और वर्धन वंश में भी कौन सा वंश चल रहा था, यानी शासक था? वो था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? फायान, हैंसवांग, इतिसांग में से कौन आया था? तो हैंसांग आया था। और अगर हैंसांग आया था तो हैंसांग ही इस समय मैत्रक लोगों के बारे में जताएगा। तो ये होगा नहीं, फायान है नहीं। ठीक है, और इस तरह हैंसांग जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि यही चीनी यात्री आया था और इसलिए हैंसवांग ही इसके बारे में बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है एग्जाम में? सेकेंड शताब्दी में मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों में शासन करने वाले रुद्रदामन किस वंश के शासक थे? डायरेक्ट पूछ लिया गया है, रुद्रदामन किस वंश का शासक था? तो रुद्रदामन जो है वो किस वंश से संबंधित था? तो मध्यकाल में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों में शासन करने वाला रुद्रदामन और नहपान, ये किस वंश के शासक हैं? ये दोनों रुद्रदामन और नहपान शक वंश के शासक हैं। और शक वंशों की एक शाखा जो कि मथुरा और उज्जैन में शासन किया करती थी, और इस तरह ये शकों के हैं। ठीक है, तो रुद्रदामन किस वंश का शासक था? शकों का शासक था। ठीक, क्लियर है, इसको याद रखना। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसंख्या की रूपरेखा औपचारिक शासन द्वारा एक आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो उच्च जन्म दर तो रहेगी रहेगी। अब ये बात कर रहा है कब की? तब की जब भारत अंग्रेजों का गुलाम है। उच्च जन्म होगी जन्म की, मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा होगी, क्योंकि प्रत्याशा तो नाम मात्र की रहेगी क्योंकि बीमारियां इतनी हैं। मृत्यु दर भी बढ़ी रहेगी और जन्म दर भी बढ़ती जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इस तरीके से इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन क्वेश्चनों के आधार पर हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चनों को किस तरीके से वो पूछ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चनों का लिंक जमाना पड़ेगा। लिंक जमाने के साथ ही हमें इन क्वेश्चनों को देखना होगा कि आखिर इन क्वेश्चनों में मुख्य रूप से वो अर्थ क्या ढूंढ रहा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि महात्मा गांधी की ओर से 1932 में एक पूना समझौता हुआ, और इस पूना समझौता में हस्ताक्षर किसने किए? घटना है 1932 की। ये वो दौर है जब भारत में अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया है और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हो चुका है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हो जाने के बाद दलितों को भी पृथक निर्वाचन देने के लिए एक कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी है रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और इस तरह सांप्रदायिक पंचायत जो है वो घोषित कर दिया गया, जिससे दलितों को भी अलग से आरक्षण देने की बात कर दी गई। और इस तरीके से इस आरक्षण को रोकने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन चालू कर दिया, और इसी के परिणाम स्वरूप भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में गांधी अंबेडकर पैक्ट हुआ। इसी गांधी अंबेडकर पैक्ट को हम पूना समझौता भी कहते हैं। गांधी अंबेडकर पैक्ट पे सिग्नेचर करने के लिए गांधी जी जेल में थे, इसलिए हस्ताक्षर किए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, और इस तरह पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर सिग्नेचर किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में किस यात्री के यात्रा विवरण में मिलता है? अजंता की गुफाएं। अब देखो अजंता की गुफाएं हैं और ये किस साल में बनाई जाएंगी? ये गुप्त काल में बनाई जाएंगी। गुप्त काल के बाद वाकाटक वंश के शासकों में बनाई जाएंगी, और इस तरीके से ये वो दौर है जब गुप्त काल समाप्त होने की कगार पर है। वाकाटक वंश भी
समाप्त होने की कगार पर आ चुका है और इस समय अजंता की गुफाएं जो हैं वो मुख्य रूप से चल रही हैं और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से प्रभावित हैं और इन गुफाओं के बारे में अगर कोई विदेशी जानकारी देगा वो जो इसके समय आया हो। डोमिंगो पर्स आएगा नहीं विजयनगर एम्पायर में। हैंसवांग क्योंकि इस समय वाकाटक वंश समाप्त होगा, मौर्योत्तर वंश चालू हो मतलब गुप्तोत्तर वंश चालू होगा और हर्षवर्धन का शासन होगा और चीनी यात्री आएगा। इब्ने बतूता मिडिवल हिस्ट्री में आएगा। मेगास्थित आ चुका है तो इसकी जानकारी कौन देगा हमें? हैन स्वांग देगा। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना का कौन सा आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से चलाया गया था? वर्धा शिक्षा योजना 1937 में लाई गई थी। वर्धा शिक्षा योजना 1937 में लाई गई वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना का जो विचार था वो विचार ये था कि इस समय जो है बुनियादी शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाए, नई तालीम को ज्यादा महत्व दिया जाए और इस तरीके से बुनियादी शिक्षा को महत्व दिया जाए और इससे कि आने वाली जनरेशन जो है उनका एजुकेशन इतना मजबूत हो कि वो आगे अपनी स्थिति अच्छे से बना सके। इसलिए बुनियादी शिक्षा इसका मेन जो आंसर है वो हमें देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में रज्जुक युक्त रज्जुक और प्रादेशिक की चर्चा हमें मिलती है और ये अशोक के अभिलेखों में जो 3rd नंबर का अभिलेख है इसमें हमें मिलती है। रज्जुक नामक अधिकारी की बात करें तो सेना से इसका कोई लेना देना नहीं है, शिल्पकारों से कोई लेना देना नहीं है, सेना प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी है और ये प्रांत से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन किस राजवंश के दौरान कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? दिल्ली की घेराबंदी करते हुए काफी नुकसान पहुंचाने वाला कुतलुक ख्वाजा जो था उससे मंगोलों के समय आक्रमण किया और जब यह आक्रमण हुआ तब यहां पर जो है खिलजियों का शासन था और खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी इस समय शासक था और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही याद रखना सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं और सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होने की वजह से कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में निकाला? तो देखो बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले, एक निकाला मराठा और एक निकाला केसरी। मराठा जो निकाला गया है ये निकाला गया है अंग्रेजी भाषा में और केसरी जो निकाला गया है ये निकाला गया है अंग्रेजी भाषा में और इससे दोनों का उद्देश्य जो है वो ब्रिटिश सरकार की बुराइयां करना है और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है और ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए ये बताना है कि आखिर किस तरीके से जो है सरकार जो है वो हमारा दमन कर रही है। और इसी क्रम में इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी निकालने का मोटिव यही था कि इस समय ये निकाले गए थे 1881 में और इन्हीं पत्रों के आधार पर समाचार पत्रों के आधार पर पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति भी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक 2 बार जेल गए, एक गए 1897 में और एक जाएंगे 1908 में। 1897 में वो 6 माह के लिए जेल जाएंगे और 1908 में वो जाएंगे 6 वर्ष के लिए और इस तरीके से उन्हें 2 बार सजा दी जाएगी 1897 में और 6 माह लिख देना 18 माह के लिए है ना, यहाँ पर 18 माह के लिए सजा होगी है ना, 6 वर्ष के लिए होगी। और 1915 में ये मांडले जेल में रखे जाएंगे और मांडले जेल में ही ये पुस्तक लिखेंगे, एक आर्कटिक होम द वेदास है और एक है गीता रहस्य और गीता रहस्य की रचना ये मांडले जेल में करेंगे और इसी समय आर्टिकल 124 ए के तहत इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा और राजद्रोह के मुकदमे के तहत ही इन्हें जेल दी जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? मराठा। मराठा काय में होना चाहिए? अंग्रेजी में होना चाहिए और इस तरीके से अंग्रेजी में इन्होंने ये समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी को केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हुए जिसकी एक राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई वाला कहा था? अगर इसके आंसर को अगर हम ढूंढें तो इसका आंसर जो है वो मुख्य रूप से
एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की बात करने वाला लॉर्ड डफरिन है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना उसके समय हुई थी और कांग्रेस को उसने सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बना? क्या बना? कारण बना है। देखते हैं। एक अधिनियम जिसके तहत हर नए भारतीयों को विदेश में सेवा करने का वचन देना आवश्यक था। सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता थी। कौन सा विकल्प उन कारकों से गलत है? गलत पूछा, याद रखना, गलत। जो सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बना। तीसरा, सेना के द्वारा राज्य के खर्च पर पादरी बनाए रखना और सिपाहियों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म में बलपूर्वक धर्मांतरण। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बना। पहला कारण, 1857 का कारण था कि हर नई भर्ती को विदेशों में सेवाएं देनी होती थी और भारतीय इस बात का विरोध करते थे क्योंकि समुद्र पार करने पर उनका धर्म नष्ट हो जाता था। ये धारणाएं थी। जातीय चिन्ह पहले लगाए जाने पर पाबंदी लगाई गई थी और बेल्लूर में सैनिक विद्रोह भी हुआ था इसके लिए, कान में बाली पहनने और जातीय चिन्ह पहनने पर, और ये 1857 की क्रांति में नहीं था। सेना द्वारा पादरी बनाए और ईसाइयों को धर्म में प्रचार करने पर बढ़ावा दिया गया इस समय, और ईसाई धर्म को पूर्वक धर्मांतरण देने की बात भी कही गई। अगर ऐसा सब कुछ 1857 की क्रांति में हो रहा है तो मेन रूप से सिपाहियों के जाति चिन्ह को 1857 की क्रांति के पहले की घटना माना जाएगा। ठीक है, तो ये कारण नहीं होगा। रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाही के लिए क्या शब्द किया गया है? एंग्लो इंडियन नौकरशाही। एंग्लो इंडियन यानी मुल्की होंगे, मुल्क के नहीं होंगे, ये गैर मुल्की होंगे, ये जागीरदार होंगे नहीं, जमींदार होंगे नहीं, तो ये सब कट जाएगा और क्या हो जाएंगे? वो गैर मुल्की। एंग्लो इंडियन नौकरशाहियों को गैर मुल्की कहा जाता था, जिन्होंने की ईसाई धर्म के तहत अपने आप को अपना लिया है। रामगुप्त की विधवा का नाम क्या था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया? तो शक राजा रुद्रसेन तृतीय को पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा से शकों का उन्मूलन करके हुए शक विजेता की उपाधि धारण की और अपने आप को शकारी कहा। और इसी क्रम में रामगुप्त की विधवा रानी से उन्होंने विवाह किया था जिसका नाम था ध्रुव देवी। और इस तरीके से रामगुप्त की, जिसने शकों के साथ एक समझौता करके अपनी पत्नी को देने का वादा किया, जब चंद्रगुप्त मौर्य को उसके बारे में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को इस बारे में पता चला, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य खुद ध्रुव देवी का जो है वस्त्र धारण करके शकों के जो रुद्रसेन द्वितीय था वहां पर उसके पास गया, और फिर जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो मूछ वाली भाभी दिखी, और जैसी मूछ वाली भाभी दिखी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राजा की हत्या कर दी। बाद में आके रामगुप्त की भी हत्या कर दी और फिर खुद ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। और इस तरह रामगुप्त की विधवा कौन थी? ध्रुव देवी थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह के बारे में है कि वाजिद अली शाह का पुत्र बिजलिस कादिर बिजलिस कादिर जो था को किस स्थान पर एक रियासत का नायाब बयान है? क्योंकि वाजिद अली शाह का संबंध लखनऊ से है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? लखनऊ। क्योंकि बिजलिस कादिर कहां का बनेगा? लखनऊ का बनेगा। 1857 की क्रांति में वाजिद अली शाह ने इसको कहा था। विद्रोह में अंतिम नवाब के रूप में जाना जाता है। फिर बेगम हजरत महल ने बिजलिस कादिर के लिए 1857 की क्रांति प्रारंभ की थी। ठीक है, दशे दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। हड़प्पा के नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, हड़प्पा नगरों में गढ़ों के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो गढ़ों का उद्देश्य क्या होगा? तो गढ़ों का जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से क्या था? गढ़ जो बनाए जाते थे वो प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों और सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। आवासीय क्षेत्र के रूप में कार्य करना, धार्मिक समारोह, बाजार, ये सब इसके आंसर नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण होता था?
तो पशु पक्षियों की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से कौन सा पशु सबसे ज्यादा दिखाई देगा हमें? तो भैया अरे क्या हो गया इसको, क्या दिखाई देगा हमें? तो भैया सबसे ज्यादा हमें कौन सा पक्षी दिखाई देगा? ठीक है, तो हमें यूनिकॉर्न दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? यूनिकॉर्न। वो एक सींग वाला जो जानवर था यूनिकॉर्न, वो हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है इसमें। एक क्वेश्चन छूट गया है कोई सा, देखते हैं हम इसको, कौन सा क्वेश्चन छूट गया है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तात्कालिक कारण माना जाता है? भैया सन्यासी विद्रोह क्यों होगा? सन्यासी विद्रोह होने का कारण ही है कि भैया धर्म के विरुद्ध टैक्स लगा देना। तो भैया धर्म के विरुद्ध टैक्स लगाना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, मद्रास क्षेत्र में अंग्रेजों का कब्जा और नए भूमि कानून, हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थ यात्राओं पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। और इस तरीके से इसका आंसर प्रतिबंध होगा, क्योंकि सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से किसके लिए किया गया था? धर्म पे कर लगा दिया गया था। हड़प्पा नगरों में गढ़ों पर हम लोग कर चुके हैं, मौर्यकालीन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के तहत निम्न में से कौन एक प्रमुख सुधार लागू किए गए थे? तो चार्टर एक्ट में से सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया 1833 में। 1830 में एक विधि आयोग बनाया गया, मद्रास में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कोई नहीं की गई, एक अलग संघीय न्यायालय बनाया गया। ठीक है, 1935 में दिल्ली में एक अलग विधानसभा बनाई गई। ये सब 1935 की बात कर रहे हैं। लेकिन विधि आयोग की स्थापना 1835 के तहत 1835 में की जाएगी, और ये भी मैकाले के तहत की जाएगी। और इस तरह विधि आयोग की स्थापना भी मैकाले के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 22 के बाद 23 का दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1892 में भिलसा विदिशा के अभियान पे निकला था? भैया विदिशा के अभियान में दौड़ लगाएगा। दौड़ कौन लगाएगा? तो दौड़ लगाएंगे हमारे भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी विदिशा को जो है अभियान पर निकलेगा। इसके बाद वो दक्षिण में देवगिरी पर आक्रमण करेगा, और देवगिरी से बहुत अधिक धन लूटकर वो इलाहाबाद आएगा, और इलाहाबाद में ही आकर वो अपने चाचा जान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करेगा, और खुद बनेगा दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान। भारत में विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन आ गया। विधि आयोग 1935 में आएगा, और विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड बेकाले को बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में किस शासकों के द्वारा कराया गया? अमरावती मूर्ति कला का एक केंद्र है, जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। सफेद संगमरमर का प्रयोग करते हुए बौद्ध धर्म के तहत इस मूर्तियों को बनाया जाता था। और इसका मेन रूप से जो अमरावती है, ये अमरावती जो स्तूप बनाए गए हैं वो सातवाहनों के समय बनाए गए। मौर्य जा चुके थे, गुप्तों ने इसका ध्यान दिया नहीं स्तूपों पे, शुंग ने दिया नहीं, और सातवाहनों ने इस समय भले ही ब्राह्मण धर्म था लेकिन उसने अमरावती कला, क्योंकि दक्षिण में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसको प्रश्रय दिया। तो इसी तरह क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट में हम वापस से 25 क्वेश्चन करेंगे। लगातार आप उड़ान अकेडमी से जुड़े रहिए और इसी तरह से एमसीक्यू लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।